स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, ठीक है। हाँ, तो देखिए देखिए राजीव जी, बात यही था कि नोड का बात कर रहे थे कि तो नोड उसको कहेंगे जब एक जब यहाँ से जब कोई रजिस्टर कनेक्टेड है, ठीक है, तो रजिस्टर जब भी कनेक्टेड होगा तो वो उसका दो गो एक्सटेंशन होगा, एक इधर साइड होगा एक इधर साइड होगा। और जब दोनों साइड में जब एक्सटेंशन होगा तो इसको हम एक ब्रांच कह देंगे। ब्रांच किसको कहेंगे, यहाँ देखिए, जिस भी सर्किट डायग्राम में दिखेंगे, हम सर्किट डायग्राम में जहां भी देखेंगे तो इस टाइप का फिगर जहां पे भी आपको दिख जाएगा, मतलब कि अगर कोई लोड रेजिस्टेंस हो, कोई इंडक्टर हो, कोई कैपेसिटर हो, कोई रजिस्टर हो, कोई करंट सोर्स हो, डिपेंडेंट करंट सोर्स हो, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हो, एसी सिग्नल हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो उसको हम लोग एक ब्रांच कंसिडर करते हैं। जैसे इसमें अगर ब्रांच का संख्या पूछे कितना है, तो देखिए एक R1 ब्रांच हुआ, एक ये वाला रजिस्टर जो कनेक्टेड है ये वाला ब्रांच हुआ, एक ये करंट सोर्स लगा हुआ ये ब्रांच हुआ, एक ये रजिस्टर ब्रांच हुआ, एक ये रजिस्टर ब्रांच हुआ और एक वोल्टेज सोर्स ब्रांच हुआ, ठीक है। नीचे में क्या है, नीचे में किसी तरह का कोई एलिमेंट नहीं लगा हुआ है, यानी कि इसको हम, ठीक है, इसको यहाँ पे आइए, जैसे कि इसको ऐसे समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। संजीत जी आ गए भाई? नहीं, राजीव जी हैं, सुधीर जी हैं, हम हैं। चलिए, तो इसमें क्या कहता है ना कि जैसे कि मान के चलिए कि अगर हम कोई ऐसे रजिस्टर को ऐड किए, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक रजिस्टर ऐसे लगा दिए और एक रजिस्टर यहाँ पे लगा दिए, इस तरीके से कोई हम अगर सोर्स लेते हैं, ये कोई सर्किट लेते हैं, ठीक है, तो देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम एक कॉमन पॉइंट से भी, कॉमन नोड से भी दर्शा सकते हैं। इसके बीच में किसी तरह का कोई गैपिंग नहीं है, सॉरी, इसके इसमें हम इसको एक्सटेंशन सर्किट को सजाने के लिए इसको गैप दे दिए हैं, लेकिन इस सेम फिगर को, हाँ बोलिए ना। वही नोड बता रहे हैं, आप ही ना बोल रहे हैं, वही नोड ब्रांच क्या है, क्वेश्चनवा नहीं। ये देखिए, ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, ये रजिस्टर R था, ये रजिस्टर R2 था, ये वाला रजिस्टर R3 था, ठीक है। यानी अब देखिए, अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा कि एक ही नोड है, एक ही नोड है। इसी सर्किट को हम देखिए कैसे बना दिए, इसी सर्किट को हम इस तरीके से बना दिए। सेम चीज कह रहा है कि एक नोड यहाँ पे तो नोड आपको दिख रहा है, एक नोड यहाँ पे, एक नोड यहाँ पे, दो नोड दिखा, और एक नोड यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यानी कि ई वाला जो पार्ट है, ई तीनों को हम किसी एक नोड पे ला करके सजा सकते हैं, ये दोनों को हम एक जगह पे ला करके जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ ब्रांच कितना हो गया, तो देखिए नंबर ऑफ ब्रांच हो जाएगा, जैसे दो नोड रहेगा तो दो नोड से हमेशा एक ब्रांच ऐड होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एक और नोड हो गया, अगर यहाँ पे दो नोड है, एक एक और नोड अगर हम जोड़ दें तो यहाँ से एक और सर्किट को हम इस तरीके से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बस वही बोल रहा है कि यहाँ पे जब जब जहां भी देखिएगा कि वोल्टेज सेम है, वोल्टेज अगर सेम है, बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इस सेम नोड कंसिडर होगा, ठीक है। और हमेशा दो नोड के बीच में, जब भी दो नोड होगा तो उसके बीच में कोई ना कोई एक एलिमेंट लगा हुआ होगा, हमेशा दो नोड के बीच में एक ब्रांच आपको दिखेगा। मतलब यहाँ रजिस्टर जो है ये एक ब्रांच है, ये दूसरा ब्रांच है, ये तीसरा ब्रांच है, ठीक है। तो इसी से क्वेश्चन पूछता है कि एक सर्किट है, एक सर्किट में तीन नोड हो गया, तीन नोड है, और तीन नोड के साथ उसमें एक दो तीन चार गो ब्रांच है, चार गो ब्रांच है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेश इसमें कितना होगा, तो एक नोड मान के चलिए कि हम यहाँ पे ले लिए,
दूसरा नोड ले लिए, और एक हम तीसरा नोड ले लिए। और नंबर ऑफ ब्रांच इसमें कितना कह रहा है? एक है, दो है, तीन है, चार है। ठीक है, तो इस तीन नोड से हम चार ब्रांच को जोड़ने का कोशिश करते हैं। इस तीन नोड से जब चार ब्रांच को जोड़ने का कोशिश करेंगे तो देखिए, एगो ई वाला बन गया आपके पास मेश, और एगो ई वाला बन गया आपके पास मेश। ठीक है, यानी कि टोटल मेश कितना बन गया? दो बन गया। इसका कोई एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन निकालिए। क्वेश्चन इसका नहीं मिल रहा है। इसका जनरली हम तो एक जगह देखे थे भाई, कि नोड और ये ब्रांच जैसे जो दिया रहता है, दोनों को जोड़ करके घटा देते हैं, वैसे करके हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, देखिए एक बार इसको। चलिए ना, क्वेश्चन आएगा, आज क्वेश्चन करेंगे ना, तो क्वेश्चन आवे करेगा, उसमें शायद होगा, तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा। अब थेवेनिन केवीएल केसीएल से क्या ही क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन बताइए ना, कि क्वेश्चन क्या पूछता है उससे। क्वेश्चन पूछता है कि थेवेनिन का जो रेजिस्टेंस होता है सीरीज में कनेक्टेड होता है कि पैरेलल में होता है। तो वो सब चीज हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। नॉर्टन्स में क्या होता है, सीरीज में होता है कि पैरेलल में होता है रेजिस्टेंस कनेक्ट। ठीक है, या फिर जैसे लोड रेजिस्टेंस। तो वो सब डिस्कशन किए हैं, उसका डिस्कशन किए। हाँ, तो वही कर रहे हैं। ठीक है, इसमें इसमें बचा हुआ था आपका थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हेलो। इसमें थर्मल और केमिकल इफेक्ट दिखना था इलेक्ट्रिक करंट का। थर्मल और केमिकल इफेक्ट क्या होता है? ठीक है, तो वो ठीक है थोड़ा सा। हाँ, ठीक है, देखिए, तो इसमें वही कहता है कि कोई अगर सॉलिड है और मोल्टेन मेटल है, मतलब कि क्या कहो, लिक्विड फॉर्म में मेटल है। ठीक है, तो भी ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जहां की करंट जो है वो मेटल के थ्रू पास होता है। और इस टाइप में जब देखेंगे ना, जब भी कोई मेटल का कंडीशन हम देखते हैं, कि जैसे मान के चलिए कि ये कोई मेटल है, इस मेटल में अगर आप करंट को प्रोवाइड करवा रहे हैं, अगर इस मेटल में कोई करंट प्रोवाइड हो रहा है, तो इसमें हम सिर्फ हीटिंग इफेक्ट देखते हैं। इसमें कोई केमिकल इफेक्ट नहीं ऑब्जर्व होता है। इसमें अगर कोई मेटल है, कोई मोल्टेन मेटल भी है, इसमें अगर आप करंट को फ्लो करवा रहे हैं, तो इसमें किसी तरह का कोई केमिकल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हुए था, हालांकि ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन नहीं है, शायद टेक्नीशियन या किसी चीज में पूछे हुए था, कि एक मोल्टेन, ये क्या बोलते हैं, एक मोल्टेन कंडक्टर है, इसमें अगर हम किसी करंट को फ्लो करवाते हैं, तो इसमें किस तरीके का चेंज देखने के लिए मिलता है ड्यू टू करंट। तो उसमें ऑप्शन था केमिकल चेंज देखने के लिए मिलता है। ठीक है, उसमें था एक एक हीटिंग इफेक्ट था, हीटिंग इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, एक था कि बोथ देखने के लिए मिलता है, और एक था कि कुछ नहीं देखने के लिए मिलता है। तो जनरली जो बच्चा दिमाग लगा लेता है कि जब करंट जा रहा है, तो करंट के थ्रू जब ये मोल्टेन स्टेट में है, तो कुछ ना कुछ इसका केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग को सिर्फ हीटिंग इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। अब आगे देखिए, इसी में एक और चीज है, जो कि थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड है, कि जितना भी लिक्विड होता है ना, मोस्ट लिक्विड, जो लिक्विड, जैसे हम बोल रहे हैं कि कोई एक, जैसे हम बोल रहे हैं कि कोई एक कंडक्टर है। ठीक है, तो कंडक्टर जो होता है वो क्या होता है? सॉलिड स्टेट में हो सकता है, सॉलिड स्टेट में हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को फंसाने के लिए क्या बोला था, कि ये मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं है। जैसे कि ये कॉपर का अगर वायर है, तो ये कॉपर का वायर सॉलिड फॉर्म में नहीं है, ये मोल्टेन स्टेट में, मोल्टेन मतलब कि लिक्विड 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 के फॉर्म में है, ऐसा समझिए। ठीक है, लिक्विफाइड फॉर्म में है। हाँ सर।
बस क्वेश्चन ही कर ले क्या पहले? काहे कि इसमें देखिए, इसमें आधा घंटा। अरे गुस्सा नहीं रहे हैं, सही बात हम बोल रहे थे। काहे कि इसमें देखिए, इसमें है ना क्या कि टॉपिक हम कुछ कुछ ले लिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा। ठीक है, हमको जैसे लगा कि कुछ क्वेश्चन इससे नहीं पूछा है, तो उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसके वजह से एक दो गो टॉपिक हम एक्स्ट्रा इसमें उठा लिए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बनाइएगा तो हम लोग एज एज इट इज पे चले आएंगे। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा सा अर्थिंग इंस्टॉलेशन देख लीजिए, इसको अगर नहीं भी देखिएगा तो इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए ठीक है। अरे तो ये अपने से बनाया भाई हम ये जो पीडीएफ आपको दिख रहा है ना, देख रहे हैं, इसमें बीच में हम अपना लिखा हुआ ऐड किए हैं। ये हम अपने ही से ऐड किए हैं सब चीज। नहीं, सिलेबस से बाहर तो नहीं है यार, सिलेबस से बाहर ये सब चीज नहीं है। सिलेबस आपको क्या लग रहा है कि एक दिन में हम लोग पढ़ रहे हैं तो 100% सिलेबस तो हम लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, एक दिन डेढ़ दिन में 100% सिलेबस थोड़ी पढ़ पाएंगे। ठीक है, लेकिन उसमें भी चलिए देखिए, टॉपिक पे कीजिए। अ, ठीक है, इसको ये भी है केमिकल एंड टेम्परेचर, ये वाला चेंज जो है ना, थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी लास्ट वाला यूनिट में दिया हुआ था। ठीक है, हाँ इस सिलेबस में ही है। ठीक है, और ये जो हम बात बता रहे हैं ना अभी, ये जो बात बता रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, इसीलिए इसको हम एक लाइन ऐसे करके डाले हैं। ठीक है, इसको कहता है ना कि जैसे कोई भी मेटल है, मेटल वो किसी फॉर्म में हो, जब इससे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो बस इतना याद रखिए कि इसमें केमिकल चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो इसमें हीटिंग इफेक्ट आता है, और हीटिंग इफेक्ट वही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ लिक्विड जो है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और नहीं होगा तो वो करंट को कंडक्ट नहीं करवा पाएगा, जैसे कि एग्जांपल में वाटर है। लेकिन जब एक एसिड होता है, बेस होता है, और कोई एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट होगा, उसमें हम वाटर में ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाता है, डीएसोसिएट होता है, डीएसोसिएट हो जाता है पॉजिटिव और निगेटिव आयंस में। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के लिए दो चीज होना जरूरी है। एक तो होना जरूरी है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो आपके पास, और नहीं तो उस जो भी चीज का बात कर रहे हैं उसमें कुछ आयंस का मौजूदगी हो, कुछ पॉजिटिव आयन हो, कुछ निगेटिव आयन हो। अगर पॉजिटिव आयन या निगेटिव आयन होता है तो करंट का कंडक्शन होगा, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो करंट का कंडक्शन होगा। ठीक है, जैसे कि NaCl हो गया, KCl हो गया, ये सब जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है मोल्टेन फॉर्म में। ध्यान से देखिए, इसी इसी चीज से क्वेश्चन था, मतलब इसी चीज को फंसाने का कोशिश किया था कि जो थोड़ा सा पढ़ा होगा वो इसमें फंसेगा, कि कोई सोडियम क्लोराइड जैसे नमक अगर हम मिला रहे हैं, ठीक है, या पोटेशियम क्लोराइड का जो विलियन होता है वो मोल्टेन फॉर्म में होता है, और इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। एक एक चीज याद रखिएगा, इसको एकदम एज इट इज, कि सिल्वर आयोडाइड जो होता है, एजीएल, एजीएल जो होता है सिल्वर आयोडाइड एक ऐसा विलियन है, एक ऐसा कंपाउंड कह लीजिए कि है, जिसमें जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, और इसमें क्या होता है, करे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फाउंड इन सॉलिड स्टेट विच इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ऑप्शन में दे देगा सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एक किसी HCOOH कोई एसिड का नाम दे दिया अगर, और एक दे दिया AgL। तो हमेशा याद रखिएगा कि सिल्वर आयोडाइड जो है ये सॉलिड फॉर्म में होता है और इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसको एज इट इज, जैसे सिल्वर आयोडाइड क्या है, सिल्वर आयोडाइड एक कंपाउंड है। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं ना, Ag का मतलब होता है सिल्वर, आई का मतलब होता है आयोडीन, सिल्वर और आयोडीन मिला करके एक सिल्वर आयोडाइड बनाता है। तो जैसे देखिए, जैसे सोडियम Na और Cl जो बनाएगा, तो हाँ, तो
सोडियम आयोडाइड, सॉरी सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड जो है, ये जब वाटर में मिलाइएगा, वाटर में मिलाइएगा, ठीक है, तब ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में करेगा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट। लेकिन सोडियम आयोडाइड जो है ना, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। इसको एज इट इज याद रखिएगा। उसी चीज का यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं कि क्यों करता है। NaCl जो है, NaCl में क्या क्या होता है, कैसे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। इसको छोड़िए, एक चीज जो हमको ज्यादा अच्छा लगा, थर्मल इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हम देखे हैं, ठीक है। इस पे एज इट इज हो सकता है डेफिनेशन पूछ दे या किसी तरीके से पूछ दे। इसमें क्या कहता है कि जैसे कि हम कोई ऐसे विलियन वाला ऐसे लेते थे ना, यहाँ पे कोई कंडक्टर लेते थे, इसको पॉजिटिव एनोड कैथोड बनाते थे, इसमें कोई विलियन इस तरीके से डालते थे, और जब इस पे इलेक्ट्रिक करंट हम प्रोवाइड करते थे, जब कोई पोटेंशियल प्रोवाइड करते थे, तो क्या होता था कि एक एक इलेक्ट्रोड से कुछ एटम निकल करके दूसरे पे आकर के जमा होने लगता था, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। और यहाँ पे जो ये जमा हो रहा है, जो भी रॉड है, यहाँ पे कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, जो भी है, यहाँ से जो भी निकल करके इस पे जमा हो रहा है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और जो जमा हो रहा है एक 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 इलेक्ट्रोड से निकल करके दूसरे इलेक्ट्रोड पे जो जमा हो रहा है मेटल आपका, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लास्ट, ठीक है। तो यही चीज कहता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में, कहता है कि जो मास लिबरेट होगा, mass m of the substance liberated at the electrode from electrolyte on passing electric current, यहां से इलेक्ट्रिक करंट जब पास कर रहे हैं, तो यहां से जो इलेक्ट्रोलाइट से निकल के सबस्टांस जा रहा है through electrolyte is directly proportional to the amount of charge passing through it। जितना चार्ज इधर से पास हो रहा होगा, जितना Q का वैल्यू यहां से पास हो रहा होगा इसके पास, उतना ही संख्या में यहां से इसका जो है मेटल का इलेक्ट्रोलाइट से उतना ही मास जो है, उतना ही वैल्यू का यहां से सबस्टांस निकल करके इस पे जमा हो रहा होगा, ठीक है। ये पहला लॉ है, ठीक है। दूसरा लॉ क्या कहता है कि व्हेन द सेम करंट इज पास फ्रॉम सेम टाइम थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर उसी करंट को दूसरे इलेक्ट्रोलाइट से पास कर दें, तो द मास ऑफ एलिमेंट लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर रेस्पेक्टिव केमिकल इक्विवेलेंट्स। उसमें जो भी केमिकल चेंज हो रहा होगा ना, जो भी उस विलियन में, जैसे H2SO4 का अगर विलियन है, तो उस पूरे विलियन में जो भी केमिकल चेंज हो रहा होगा, उस केमिकल चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब यहां से दो चीज निकल के आता है कि एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे जितना भी मास ट्रांसफर हो रहा है, वो वहां पे निकलने वाले चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और जब सेम करंट किसी दूसरे इलेक्ट्रोलाइट पे पास कर रहे हैं, तो जो इसमें केमिकल चेंज हो रहा है पूरे सिस्टम में, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस हाँ, जो मास इससे पास हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस विलियन में जो भी केमिकल चेंज हो रहा होगा उसके। मतलब कि इसमें से निकलने वाला मास जो होगा, केमिकल चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और अप्लाइड चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। यही दो चीज का टेक अवे है यहां से। ये चीज तो लगभग क्लियर होगा, इसको हम एज इट इज लिख दिए हैं कि हीट इज इवॉल्व फॉर एनी डायरेक्शन ऑफ इवॉल्विंग करंट थ्रू रजिस्टर। अगर किसी रजिस्टर से आप करंट को पास करते हैं, तो आप इस डायरेक्शन में कीजिए या इस डायरेक्शन में कीजिए, इसमें कुछ हीटिंग इफेक्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। और ये हीटिंग इफेक्ट आता है, ये जो हीटिंग इफेक्ट आता है ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, ये भी याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे के साथ कोलिजन होता है,
उसके वजह से ये हीटिंग इफेक्ट आता है। रेट ऑफ हीट इवॉल्व इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट थ्रू द रजिस्टर। वही रेट ऑफ हीट ऑब्जर्व, हीट क्या होगा, तो आई स्क्वायर आर टी का यही चलता है। जितना टाइम के लिए हम लोग करेंगे, जिस रेजिस्टेंस के वैल्यू के साथ करेंगे, तो जो भी करंट का वैल्यू हम दे रहे हैं उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। हीटिंग टेक्स प्लेस थ्रू आउट द रजिस्टर। हीटिंग जो होगा वो रजिस्टर के हर एक पार्ट पे होगा। ऐसा नहीं है कि ये रजिस्टर है तो कहीं एक जगह जमा होगा, एक जगह हीट होगा। ये थ्रू आउट द रजिस्टर, पूरा रजिस्टर यहां से यहां तक पूरा रजिस्टर गर्म होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पिटलर इफेक्ट। ठीक है। पिटलर इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पिटलर इफेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल का जो रेफ्रिजरेटर वगैरह यूज होता है इसमें इस पे रिसर्च चल रहा है, पिटलर इफेक्ट पे। पिटलर इफेक्ट कहता है कि हीट इवॉल्व होता है। जैसे मान के चलिए कि कोई एक मेटल ले लिए इस तरीके से, और एक मेटल ले लिए इस तरीके से, और यहां से करंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर इस डायरेक्शन में करंट प्रोवाइड कर रहा है ना, तो ये क्या करेगा, इसको हीट करने का काम करेगा। ठीक है। लेकिन उसी टाइम पे अगर रिवर्स डायरेक्शन में करंट हम फ्लो करवा देते हैं, तो ये जो हीट इंक्रीज हो रहा था, यही हीट क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। पिटलर इफेक्ट। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एक मेटल लिए हैं इधर वाला, तो उसको सटा करके एक दूसरा मेटल हमको लेना है। उसी चीज को कहता है हीट इज इवॉल्व एट द जंक्शन विथ करंट इन वन डायरेक्शन एंड एब्जॉर्ब व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स। जब डायरेक्शन करंट का रिवर्स होता है तो हीट जो होता है ना वो एब्जॉर्ब होने लगता है। नेक्स्ट कहता है क्या, रेट ऑफ हीट एक्सचेंज जो है वो प्रोपोर्शनल होता है टू द करंट थ्रू द जंक्शन, और टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द जंक्शन। मतलब जितना चार्ज पास हो रहा होगा, जितना क्यू का मात्रा पास हो रहा होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, हीट इवॉल्व होगा। पिटलर हीटिंग इज ऑब्जर्व ओनली एट जंक्शन। ये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जंक्शन पे होगा। जैसे दो मेटल को अगर हम रख रहे हैं तो ये हमेशा जंक्शन पे इसका ये जो इफेक्ट है दिखता है हमको। इसी चीज को देख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया हुआ है कि कॉपर और कॉन्स्टेंटन है। कॉन्स्टेंटन भी एक मटेरियल होता है, जैसे कॉपर एक मटेरियल है वैसे ही कॉन्स्टेंटन एक मटेरियल होता है। इसका रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है 50 केल्विन से लेकर के 500 केल्विन का होता है। आयरन कॉन्स्टेंटन का होता है अप टू 1000 केल्विन, 1000 केल्विन तक। ठीक है। उसी तरह से प्लेटिनम और रोइडियम है, इसका जो अलॉय होगा, और कॉपर एल्युमिनियम का जो अलॉय होगा, इसका 2000 केल्विन तक टेम्परेचर होगा, रेंज होगा। कॉपर और गोल्ड आयरन, हाँ हाँ हाँ, वही कह रहे हैं। यदि थर्मोकपल, हाँ, नहीं नहीं, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, पिटलर इफेक्ट। पिटलर इफेक्ट जो है, पिटलर इफेक्ट हम क्या बोले कि दो मेटल होगा। ठीक है। ये दो मेटल है, इससे करंट पास करवा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में हो रहा है, हीट को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। करंट का रिवर्स कर दिया, हीट को क्या करने लगेगा, एब्जॉर्ब करने लगेगा। वही कह रहा है कि अगर कॉपर और कॉन्स्टेंटन को इसके जगह पे रख देते हैं, ठीक है, तो इसका रेंज ऑफ टेम्परेचर मेजर हुआ है 50 से 500 का। आयरन और कॉन्स्टेंटन को रख दे रहे हैं तो अप टू 1000 का। क्या है बोलिए, क्या क्या। हाँ, थर्मोकपल का मतलब वही हुआ ना कि एक मटेरियल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बतिया ठीक है आप। सी, हाँ, सीबेक इफेक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल यूजिंग सीबेक इफेक्ट। ठीक है।
सीबैक इफेक्ट पे काम करता है। ठीक है। बात हाँ ठीक है, एक्चुअल में वही है। थर्मोकपल जो डिवाइस है ना, ये इस रेंज को क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। ठीक है, मेजर कर सकता है। हाँ, कॉपर कॉन्स्टेंटिन का बना रहेगा, तो आयरन कॉन्स्टेंटिन का रहेगा तो 1000 तक करेगा। हाँ हाँ। अगर लो, हाँ ठीक है। और उसी का यूज करके एक थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर बना रहा है। ये नया टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जिसमें अभी बोले ना कि एक तरफ से हीट कर रहा है, एक तरफ से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसी का इस्तेमाल करके पिटलर्स इफेक्ट का तो वही पूछ सकता है कि थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर रेफ्रिजरेटर जो है वो किस इफेक्ट का यूज करके मतलब रेफ्रिजरेशन का काम करता है। तो वही हम लोग पिटलर इफेक्ट इसका आंसर बना सकते हैं। हाँ ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है आपका ये अर्थिंग एंड इंस्टॉलेशन। तो अर्थिंग और इंस्टॉलेशन क्या है कि अर्थिंग और इंस्टॉलेशन जो होता है वो एक तरह का सेफ्टी मेजर है जो हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि घर में तो हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन किया जा सकता है। ठीक है। इसका इसका जनरली काम दो तरीके का होता है। एक एक तो होता है कि अगर कोई इक्विपमेंट काम करना बंद कर दे। ठीक है, काम करना बंद कर दे इन द सेंस कि जैसे मान के चलिए कि कोई आयरन हम लोग लगाए हुए हैं, कोई आयरन लगाए हुए हैं, और आयरन का कोई एक आध गो तार टूट करके और उसके बॉडी में टच हो जाए। तो अगर बॉडी में टच हो जाएगा तो हम आयरन के बॉडी को छुएंगे तो हमको लाइन मार देगा। लेकिन वही अगर हम लोग अर्थिंग का इस्तेमाल किए हुए रहेंगे तो वो इलेक्ट्रिक करंट हमको ना लग करके वो जो बॉडी का करंट है वो जा करके अर्थिंग में जा करके डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है। तो अर्थिंग और अर्थिंग का इंस्टॉलेशन जो है ना वो एक तरह से सेफ्टी मेजर है जो कि हमारे लाइफ को भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, हमारे लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। अगर हम होम अप्लायंसेस की बात करें, हमारे पास 500 रुपया का आयरन है। ठीक है, 500 रुपया का आयरन है, तो हम यहाँ पे जान का कीमत देख रहे हैं। लेकिन जिस फैक्ट्री में 5-5 करोड़ रुपया का 5 करोड़ रुपया का अप्लायंसेस लगा हुआ है, ठीक है, 5 करोड़ रुपया का, तो उसको इस अप्लायंसेस को भी तो बचाना है किसी तरह का फॉल्ट से। तो उसके लिए क्या होता है कि बड़ा बड़ा जो कंपनी वगैरह है वो अर्थिंग को बिल्कुल इंस्टॉल करके रखता ही रखता है। क्योंकि हम लोग तो थोड़ा सा सेफ्टी मेजर अपने से देख लेते हैं तो हम लोग नहीं भी लगाते हैं तो चलता है, लेकिन उन सबको लगाना बिल्कुल बहुत जरूरी होता है। उसका बशर्ते को जांच बैठता है कि आप अर्थिंग का प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं। जो वहां पर रजिस्टर का वैल्यू जो गिवन है उस रजिस्टर का वैल्यू से आपका अर्थिंग का वैल्यू मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो है अर्थेड फॉर थ्री मेन पर्पस, तीन मेन पर्पस होता है इसका। एज अ सेफ्टी फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट एंड लाइफ, लाइफ और इक्विपमेंट का। वोल्टेज को प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज, अगर ज्यादा वोल्टेज किसी भी कारण से हमारे पास आ जाता है, ठीक है, तो वहां पे ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा तो हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब हो सकता है, तो उससे भी बचा रहा है। और तीसरा है वोल्टेज का स्टेबलाइजेशन, वोल्टेज को स्टेबल बना के रखने का काम करता है। किसी भी तरीके का शॉर्ट सर्किट हो गया या किसी भी तरीके का शॉर्ट सर्किट हो गया तो उस केस में वोल्टेज स्टेबलाइज करके रखता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ अर्थिंग जो है ना, ये दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है। एक है न्यूट्रल अर्थिंग और दूसरा है इक्विपमेंट अर्थिंग। इसमें क्या होता है कि न्यूट्रल अर्थिंग में जो सिस्टम का न्यूट्रल होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है टू द अर्थ बाय हेल्प ऑफ जीआई वायर। जीआई वायर का फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर। गैल्वेनाइज्ड आयरन क्यों लिखता है, क्योंकि अगर आयरन को अगर हम एज इट इज जमीन में गाड़ देंगे तो इसमें रस्टिंग और कोरिजन आ जाएगा, इसमें जंग लग जाएगा। सिंपल सी बात है। इसी को गैल्वेनाइज करके अगर हम डालेंगे, ठीक है, गैल्वेनाइज करके डालेंगे तो इस ये जो है अर्थिंग और कोरिजन फिर भी होता तो है पर इसका एज बढ़ जाता है। ठीक है। सच अर्थिंग इज प्रोवाइडेड टू द सिस्टम विच हैज स्टार वाइंडिंग। इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट आया। न्यूट्रल अर्थिंग में, न्यूट्रल अर्थिंग में पूछेगा कि किस टाइप का वाइंडिंग इसमें इस्तेमाल, किस टाइप के वाइंडिंग में न्यूट्रल अर्थिंग का इस्तेमाल होता है। तो जहां पे स्टार वाइंडिंग होगा, जैसे कि जनरेटर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें स्टार वायरिंग होता है, जैसे कि ट्रांसफार्मर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इसमें स्टार वायरिंग होता है।
स्टार डेल्टा तो समझते ही हैं, ठीक है। वैसे ही मोटर जो है, मोटर में हमारा स्टार वाइंडिंग होता है, और इसमें हम लोग न्यूट्रल अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं। इक्विपमेंट अर्थिंग क्या होता है कि इस टाइप का अर्थिंग जो है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। जैसे कि अभी इलेक्ट्रिक आयरन का हम एग्जांपल लिए थे, जैसे कि इंडक्शन, इंडक्शन कोई है, इंडक्शन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें अगर कोई मेटल का, अगर ये इंडक्शन बना हुआ है, मेटल का बॉडी है, अगर कोई तार उससे कनेक्ट हो जाए, तो उस केस में वहां से जो करंट जो है, करंट को एक लोअर रजिस्टिव पाथ मिले, और ये जा करके अर्थिंग में डिस्चार्ज हो जाए करंट, ठीक है। अगर हम उसको छू भी दें तो हमारा बॉडी का रेजिस्टेंस जो, हाँ, 3 पिन, और थर्ड पिन जो होता है वो अर्थिंग के लिए ही डेडिकेट किया हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थिंग का अरेंजमेंट। तो अर्थिंग का अरेंजमेंट के लिए, अर्थिंग में क्या क्या चीज होता है, ठीक है। तो इसमें और भी बहुत सारा चीज है, पर एक चीज हम देखें इसमें जो इंपॉर्टेंट था बहुत ज्यादा, अर्थिंग का इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या कहते हैं कि जो जमीन में हम लोग गाड़ते हैं ना, सिंपल सा चीज है, ये धरती है, धरती में जिस चीज को हम अंदर तक गाड़ के रखते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम अपना वायर कनेक्ट करके आगे ले जाएंगे, और जिसको कि हमेशा नमी युक्त रखना है, इसी चीज को, इसी डंडे को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है। इट इज अ मेटल पाइप, रॉड और अदर कंडक्टर विच मेक्स एन इफेक्टिव कनेक्शन विद द जनरल मास ऑफ द अर्थ। अर्थ के साथ कनेक्टेड रहता है ये, ठीक है। द रेजिस्टेंस एरिया ऑफ टू अर्थ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन लिख दिए हैं, इलेक्ट्रोड होना चाहिए, ठीक है, शुड नॉट ओवरलैप ईच अदर। मतलब एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे रखे हैं, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे रखे हैं, और इसका रेजिस्टेंस का एरिया अगर ये है, तो एक इलेक्ट्रोड को हम कभी भी इसके अर्थिंग, इसके रेजिस्टेंस के एरिया में नहीं डालेंगे, ठीक है। जिसका कि वैल्यू देता है कि कम से कम 1.5 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, कम से कम 1.5 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए दो अर्थ इलेक्ट्रोड के बीच में, ठीक है। उसी तरीके से इलेक्ट्रोड जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें अलग अलग तरह का इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। एक होता है प्लेट इलेक्ट्रोड। प्लेट इलेक्ट्रोड क्या होगा, तो वही चीज कि वो पाइप के जैसा ना होकर के वो प्लेट के जैसा होगा, जिसको कि हम अर्थ के अंदर इंस्टॉल करके रखेंगे, ठीक है। और इसका एक प्रॉपर साइज दिया हुआ है। अर्थ प्लेट इलेक्ट्रोड जो है ये मेडअप ऑफ क्या है, कॉपर, गैल्वेनाइज्ड आयरन और स्टील का बना हुआ होता है, ठीक है। कॉपर, कॉमा, गैल्वेनाइज्ड आयरन और स्टील, कॉपर के बाद कॉमा होगा, गैल्वेनाइज्ड आयरन और स्टील, ठीक है। इफ मेड ऑफ कॉपर, अगर ये कॉपर का बना हुआ है, तो इसका मिनिमम साइज जो है 60 सेंटीमीटर लंबाई, 60 सेंटीमीटर चौड़ाई, और 3.1 mm जो है इसका मोटाई होना चाहिए, ठीक है। रेट ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन जो होता है और स्टील जो होता है, इसका साइज मिनिमम 60 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा, और 6.3 mm क्या होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए। तो इसको तो एकदम एज इट इज याद रखना होगा इसमें। हाँ, इसका मोटाई ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि कॉपर जो है वो बेटर कंडक्टर है एज कंपेयर टू स्टील, ठीक है। तो स्टील का कंडक्टर थोड़ा कम है, तो उसमें मटेरियल थोड़ा ज्यादा लगाइए। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नहीं नहीं, कंडक्टिव एरिया का बात कर रहा हूँ, लोहा में जंग लगने का बात नहीं है। यहाँ गैल्वेनाइज्ड आयरन का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। जंग ऐसा नहीं है कि कॉपर में जंग नहीं लगता है, कॉपर में भी जंग लगता है, ठीक है। गैल्वेनाइज्ड आयरन है। गैल्वेनाइज्ड आयरन का मतलब होता है कि आयरन को उस तरीके से बनाया गया है, गैल्वेनाइजिंग इफेक्ट पढ़े है ना भाई 10th क्लास में, ठीक है, जिसमें कि कोटिंग चढ़ाते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं हम लोग आयरन का, ठीक है। उसी तरीके से पाइप इलेक्ट्रोड है। तो पाइप इलेक्ट्रोड का समझ ही रहे होंगे कि एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, ठीक है। वहां पे सीट जैसा स्ट्रक्चर था, तो इसको हम लोग प्लेट इलेक्ट्रोड कह रहे थे, ये पाइप इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये बना होना चाहिए किसका, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप का, ठीक है। द इंटरनल डायमीटर शुड नॉट बी स्मॉलर देन 38 mm। मतलब इसका जो डायमीटर है, ई वाला डायमीटर जो है, ये 38 mm से कम नहीं होना चाहिए। इट शुड बी 100 mm फॉर कास्ट आयरन पाइप, या 100 mm होना चाहिए था शायद, 100 mm, 100 mm होगा, 100 mm। अरे जैसे हुआ है क्या ना, कि नोट्सवा हमको बनाना था जल्दी जल्दी, तो हम क्या किए कि टेक्स्ट टू स्पीच होता है ना, कीबोर्डवा में हम कर करके और बोले हैं,
बोल करके इसको लिखे हैं, हम बोल रहे थे और लिखा रहा था, तो 100 को ही 100 लिख दिया है। ठीक है, 100 mm फॉर कास्ट आयरन पाइप। ठीक है, 100 mm इसका मोटाई होना चाहिए, आयरन पाइप का अगर हम लोग लेंथ लेते हैं तो। ठीक है, लेंथ ऑफ पाइप, आयरन पाइप के बारे में बात कर रहा है। आयरन पाइप, द लेंथ ऑफ पाइप इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रोड, शुड नॉट लेस देन 2.5 मीटर, मतलब कम से कम 2.5 मीटर का ही क्या होना चाहिए, इसका लंबाई होना चाहिए। इट शुड बी एम्बेडेड वर्टिकल वेयर, अभी देखिए, हाँ यहाँ पे एक टर्म और आता है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे हम लोग अपने घर में अर्थिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, घर में अर्थिंग करेंगे तो इसको पाइप को गाड़ेंगे, गिवन स्पेसिफिक जो दिया हुआ 2.5 मीटर का लंबाई और 3.8 मीटर, 38 mm, ये हो गया इसके गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप में। और कास्ट आयरन पाइप अगर है तो इसमें अढ़ाई, ये 100 mm का ले लिए, और इसको हम क्या कर दिए, जमीन में गाड़ दिए। ठीक है, तो जमीन में गाड़ दिए तो यहाँ तो आराम से गड़ गया, लेकिन क्या होगा, जहां पे कोई रॉकी सॉइल होगा, जहां पे यहाँ पत्थर है, अंदर में पत्थर है, तो पथरीला जगह में ऐसे आप डायरेक्टली नहीं गाड़ सकते हैं। तो इसमें कहता है कि इसमें नियम तो है कि आपको हॉरिजॉन्टली एकदम रखना है, आपको एकदम, सॉरी, वर्टिकली एकदम रखना है, 90 डिग्री पे रखना है अर्थ सरफेस से। अगर आपके पास कोई रॉकी सरफेस आ जाता है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको टिल्ट कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा तिरछा करके गाड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन जो टिल्टिंग होना चाहिए ना, वो 30 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं। हार्ड रॉक इनकाउंटर्ड, अगर हार्ड रॉक आता है तो इट कैन बी इंक्लाइंड टू वर्टिकल, द इंक्लाइनेशन बीइंग लिमिटेड टू 30% टू द वर्टिकल, मतलब 30% ही आप इसको वर्टिकली क्या कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। तो 90 का 30% कितना हो गया, 27 डिग्री, मतलब कि 90 में 27 घटाइए कितना आया, मतलब कम से कम 8 से ही 63 डिग्री पे रहना चाहिए। यह जो है कम से कम 27 डिग्री आपको फ्री कर दिया, 27 डिग्री आप फ्री कर सकते हैं, लेकिन 63 डिग्री कम से कम अर्थ सरफेस के साथ इसका होना चाहिए। क्या पता, शायद इस तरीके से पूछ दे। ठीक है, नेक्स्ट और थर्ड है इलेक्ट्रोड, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिप इलेक्ट्रोड। ठीक है, स्ट्रिप इलेक्ट्रोड अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये शुड नॉट बी लेस देन पर्च, अरे तो कौची पूछते ही जो क्लियर ना नहीं सर, दिक्कत ही ना है। जैसे देखा एक, आएंगे तो देखिए हूँ ना, क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए हूँ ना, रेजिस्टेंस का जो अर्थिंग है, अर्थिंग का जो अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस है, इसको एकदम हमेशा एकदम याद रखिए, इससे क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है, कहता है कि कोई अगर आ, अरे तो धीरे धीरे आएगा ना भाई, धीरे धीरे आएगा ना भाई, सब एक ही बार अब। हाँ तो डायमेंशन डायमेंशन क्लियर हो जाएगा तब ना अर्थिंग का रेजिस्टेंस आया है। अर्थिंग का रेजिस्टेंस देखिए, अगर कोई लार्ज पावर स्टेशन है तो इसके लिए 0.5 ओम का होना चाहिए। कोई मेजर पावर स्टेशन है तो इसके लिए 1 ओम तक रहना चाहिए। कोई स्मॉल सब स्टेशन है तो इसके लिए 2 ओम होना चाहिए। और और अदर केसेस में ये 8 ओम तक हो सकता है। ठीक है, इसको बस याद रखिएगा। ठीक है, यहीं पे हमारा होम अप्लायंसेस आ जाता है 2 ओम पे। ठीक है, 2 ओम पे जो है, देखिएगा आएगा क्वेश्चन इस तरीके का अगर तो। अब फिर उसी तरीके ये जो इलेक्ट्रोड पढ़े ना। हाँ बोलिए। हम्म। हाँ बिल्कुल एकदम, जैसे देखिए अर्थिंग हम लोग लगा ही इसलिए रहे हैं ना कि करंट अर्थिंग में जाए, हमारे शरीर में ना आए। ठीक है, हमारा शरीर का रेजिस्टेंस जो है, अगर उसका 50% भी अर्थिंग में अगर रहेगा, उसका 50% भी रहेगा, तो आधा करंट हमारे शरीर में चला जाएगा।
तो इसको क्या करना है, इसको 1% रहना चाहिए हमारे शरीर का रेजिस्टेंस का। इसीलिए एकदम बहुत कम से कम रखना है हमको। जितना कम रेजिस्टेंस रहेगा उतना ज्यादा अर्थिंग में जाएगा। ठीक है। नहीं, आइडियली ऐसा कुछ नहीं होता है। आइडियली आप कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। आइडियली अगर पूछ ही देगा तो आइडियली तो जीरो ही होना चाहिए। एज लो एज पॉसिबल है तो आइडियली तो जीरो ही होना चाहिए। पर ऐसा हमको नहीं लगता है कि कुछ पूछेगा। ठीक है। अब वही चीज जो पढ़े ना, ये जो इलेक्ट्रोड का टाइप था, अब इसी इलेक्ट्रोड को जमीन के अंदर आप लगाइएगा तो यही बेसिक मेथड है कन्वेंशनल इंस्टॉलिंग का। जैसे प्लेट टाइप अर्थिंग है, तो वही जो प्लेट का जो स्ट्रक्चर पढ़े हैं, उसी प्लेट को यहाँ पे क्या कर देना है, अंदर जमीन में सेट करना है। ठीक है। इस पे कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है। कि प्लेट का जो है मटेरियल के साथ कास्ट आयरन है तो वो कितना, गैल्वेनाइज्ड आयरन है तो कितना, और कॉपर है तो कितना अर्थिंग में जाएगा। उसी तरह से पाइप का है, उसी तरह से स्ट्रिप का है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनिंग अर्थिंग पिट। ठीक है। इसको बस सिंपल सा समझिए कि जब हम लोग अर्थिंग अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो जो हम लोग गड्ढा करेंगे ना वहां पे अर्थिंग पाइप डालने के लिए, तो इसमें हम लोग तीन चीज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। एक तो होता है कोल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। कुछ डस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और कुछ सॉइल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ई क्वेश्चन अगर पूछ सकता है कि जैसे कोल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, कोल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि ये ह्यूमिडिटी को बचा के रखता है, ह्यूमिडिटी को स्टोर करके रखता है। डस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और सॉइल का, यहाँ पे सॉइल जो होगा, सॉइल का भी कुछ स्पेसिफिक टाइप है। ठीक है। जैसे कि मान के चलिए कि बालुई सॉइल जो होगा, उसमें अगर आप पानी डालिएगा तो बिल्कुल अच्छे से अंदर तक बैठेगा। अगर कोई क्लेई सॉइल हुआ, ठीक है, दोमट मिट्टी अगर हम डाल दिए, तो दोमट मिट्टी में क्या होगा कि पानी ऊपर ऊपर रह जाएगा, अंदर बढ़िया से पेसेगा नहीं, और अंदर तक जाएगा नहीं तो पूरा ह्यूमिडिटी ह्यूमिड कंडीशन बना के नहीं रखेगा। ठीक है। तो यही सब चीज है जो कि आगे लिखा हुआ है। हाँ। तो बस यही है अर्थिंग इंस्टॉलेशन में, अब इससे ज्यादा क्या ही है। कहाँ पे रेलवे लिखल था, करने रेलवे लिखल है। अच्छा हाँ, एक चीज और इसमें थोड़ा सा बाकी था। एक 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 जैसे कॉपर और ये सब जो होता है ना, वैसे ही एक मटेरियल बनता है एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट का। ठीक है। इसका इस्तेमाल कभी कभी बोलता है कर लेता है। एल्निको जो होता है ना, इसी को बोलता है अगर अर्थिंग मटेरियल के लिए आपको इस्तेमाल करना है तो आप एल्निको का कीजिए, ये सबसे बेस्ट है। ठीक है। इसमें एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थ रजिस्टिविटी, हाँ। उसी चीज को बोले, जैसे अर्थ का रेजिस्टिविटी कैसे वेरी करेगा, तो सॉइल का रेजिस्टेंस पे करेगा, मॉइस्चर पे करेगा, डिवॉइड साल्ट पे करेगा। जैसे हम लोग करते हैं, भाई हम लोग करते हैं, एक चीज देख लीजिए ना, जैसे अर्थिंग जब कमजोर हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, नमक मिला करके पानी डालते हैं ना इसमें। ठीक है। तो वही सब चीज को यहाँ पे किया है। कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, इसके वजह से हो सकता है, करंट का मैग्नीट्यूड कितना जा रहा है, उसके वजह से इफेक्ट आ सकता है। ठीक है। वही सब चीज है। चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन आइए इस टेक्स्ट बुक। हाँ सर। क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन के अनुसार फिर कहाँ जाता है। अरे बेसिक इलेक्ट्रिकल खत्म कैसे हो जाएगा भाई, खत्म कुछ नहीं हो पाएगा। खत्म करने जाइएगा तो एक ही टॉपिक में आपको लगा रहना पड़ेगा ना बहुत दिन। हाँ, ओवरव्यू ही लेना है ना। बेसिक इलेक्ट्रिकल आइए यहाँ पे, यहीं पे तो है। सर्किट फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं। अरे यार, मेरा पास
लगता है खत्म हो गया। अनलॉक का ऑप्शन देने लगा। पासवर्ड का वैलिडिटी खत्म हो गया। पास के वैलिडिटी खत्म हो गया। हम्म, बोलिए। बोलिए ना, रुक जाइएगा, बोलिएगा मत, आप मैसेज कर दीजिए। इसको थोड़ा सा स्क्रीन शेयर को खत्म कर देते हैं। मैसेज कर दीजिए। स्क्रीन नहीं दिख रहा ना? नहीं दिख रहा, ठीक। ना तो जैसे नंबरवा लिखल है ना, तो नंबरवा ऐसे कैसे डाल दिए? मैसेज कीजिए ना। SUD। रुकिए ना। मैसेज कर दीजिए ना, रिकॉर्ड हो रहा है ना, काहला बोल रहे हैं? 70-70 तो ठीक है। वैसा बोलने ले रहा था तो नहीं बोल। रुका, डाल दही हमें। यूट्यूब पे डाल दही और सब ऐसी करके। बोलिए OTP। वेलकम बैक संजीत कुमार। बोलिए OTP। हाँ ना, तो OTP वह मैसेज कर रहा हूँ तो 10 मिनट के लिए होता है, तो खत्म हो जाता है। हम्म। हाँ, बस OTP की वैलिडिटी खत्म हो गई अब। हाँ, प्रो तो है, ठीक है। दूर तरीके। तोरा इतना कैसे पता हो भाई? तोरा इतना जानकारी अंदर के कैसे हो? ठीक। चलिए आइए। चलिए शुरू करें। ठीक है, चलिए बनाइए। दो अनइक्वल रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया पैरेलल में, तो जो लार्ज करंट होगा हायर रेजिस्टेंस से पास होगा कि स्मॉलर से पास होगा, बताइए। टू अनइक्वल, स्मॉलर से होगा। लार्जर करंट फ्लो थ्रू स्मॉलर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट। व्हेन सेल आर अरेंज इन पैरेलल, सेल को जब पैरेलल में अरेंज किया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है? करंट कैपेसिटी बढ़ता है, करंट इंक्रीज करेगा, ठीक है। एमीटर को ऑलवेज कनेक्ट करते हैं किस में? ठीक है। इन विच कॉम्बिनेशन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड एट होम, घर में किस कनेक्शन में होता है? ठीक है। ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है किस पे? कांस्टेंट एंड वेरिएबल टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर।
कंपोनेंट विच ऑबे ओम्स लॉ, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, हीटर है, रेजिस्टेंस 300 ओम है, कनेक्टेड टू मेन सप्लाई फॉर 10 मिनट, इफ हीट प्रोड्यूस इज ग्रेटर हीटर ड्यूरिंग दिस टाइम इज 18 जूल, फाइंड द करंट थ्रू इट, करंट पता करना, बताइए। 18 जूल है, पता कीजिए, 10 मिनट को सेकंड में चेंज कीजिए, और आई स्क्वायर आर करके पता कीजिए, जल्दी बनाइए। पेने ना हो यार, हमारा पास है ना, चले वाला है तो। 0 1 होगा ना, आई स्क्वायर आर टी, 300 है। द इक्विवेलेंट खाली स्थान इज द सम ऑफ इंडिविजुअल खाली स्थान फॉर अ पैरेलल सर्किट, बताइए। द इक्विवेलेंट, अभी तो पता करना है। कंडक्टेंस होगा, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। हाँ, ठीक, सही 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 सही। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, ठीक है। पैरेलल में कंडक्टेंस को सीरीज में जोड़ देंगे, मतलब सीधा सीधा जोड़ देंगे, ठीक है। फॉर पैरेलल सर्किट, खाली स्थान इज द क्वांटिटी एनालॉगस टू रिएक्टेंस इन द सीरीज सर्किट। पैरेलल सर्किट, खाली स्थान, इंडक्टेंस, इम्पीडेंस, एक्सेप्टेंस, रिएक्टेंस इन सीरीज सर्किट। कैपेसिटेंस किसे मारिएगा? रिएक्टेंस का उल्टा रिएक्टेंस का उल्टा सक्सेप्टेंस बोले थे ना सुबह में। In the circuit shown below, the power delivered by the dependent voltage source, इसके बाद द्वारा पावर कितना डेसिपेट किया जा रहा है, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज सबसे पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। बताइए, डायरेक्शन देखिएगा। हाँ, पावर डिलीवर्ड पूछ रहा है ना, तो डिलीवर्ड -45। देखिए, ऐसे हम बनाए नहीं इसको, बनाए हम भी नहीं, देख लेते हैं। काज नहीं, अब तो आंसर बताता ना। जितना हम लोग पढ़ लिए भाई, वो मोर देन सफिशिएंट हमको लग रहा है। अबे, पता नहीं, अगर कुछ ऐसा उठा पटक पूछ दे तो अलग चीज है, पर इतना देख लीजिए भाई, सिंपल सा बात हम जान रहे हैं कि जितना हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर
इसमें देखिए, इसमें क्या लगाइए, 45 बराबर 10i प्लस 5i। इतना तो आसान है यार। देखिए राजीव जी, हेलो, सिंपल इसमें केवीएल लगाना है। देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है ना, 45। रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया जी सुधीर जी? अच्छा, करंट सोर्स था कि वोल्टेज सोर्स था, क्या था? ठीक है, प्लस माइनस 5i। हाँ, ये है 5i। ठीक है, यहाँ से आ रहा है आई। रजिस्टर का वैल्यू कितना है? 10। ठीक है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है। इसमें सिंपल केवीएल लगाइए। ठीक है, केवीएल लगाइएगा तो 45 वोल्ट जो है, क्या किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, सेकंड लॉ क्या कहता है कि जितना वोल्टेज इसमें आ है, जितना सोर्स के पास है, उतना ही लोड के पास जा रहा होगा। ठीक है, तो ये आई करंट जा रहा है 10 ओम के थ्रू, तो यानी कि 10 आई हो जाएगा यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 10 आई हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 आई है, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप तो सिंपल दे ही दिया है कि 5 आई है, ये तो पहले से दे के रखा है। तो यानी 10 5 15 आई बराबर 45, यानी आई का वैल्यू कितना आया? 3। आई का वैल्यू 3 आया। ठीक है, तो अब देखिए, आई का वैल्यू यहां से 3 आ गया, यानी कि वोल्टेज सोर्स यहाँ पे कितना है? 15 है। 15 हो गया ना भाई? ठीक है, यानी कि वोल्टेज सोर्स का वैल्यू कितना आ गया? 15 वोल्ट। ठीक है, इसमें से करंट कितना जा रहा है? 3 एम्पियर। यानी 15 × 3, पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब होता है वोल्टेज और इंटू करंट। तो इसके इसके अक्रॉस वोल्टेज है 15, इसके अक्रॉस करंट हो गया 3, यानी 15 या कितना? 45। अब ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मान के चलिए कि कोई ऐसा वोल्टेज सोर्स है, ऐसा अगर वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, और यहाँ प्लस दिया है, यहाँ माइनस दिया है, और करंट का डायरेक्शन इधर से दे रहा है, और इधर से क्या आ रहा है? इधर से आ रहा है 3 एम्पियर करंट, यहां से आ रहा है 15 वोल्ट का। ठीक है, यानी देखिए, ये जो वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे, इसमें करंट जा रहा है। अगर अगर कोई वोल्टेज सोर्स है, ये पॉजिटिव है निगेटिव है, और करंट का डायरेक्शन ऐसे है, यानी कि ये करंट को क्या कर रहा है? डिलीवर कर रहा है। अगर ये वोल्टेज सोर्स है और करंट का डायरेक्शन इधर में है, यानी कि करंट को क्या कर रहा है? ले रहा है। यानी यहाँ पे वोल्टेज सोर्स, ये वाला बैटरी जो है ना, ये चार्ज हो रहा होगा। यानी कि 45 वोल्ट क्या कर रहा है? 45 वोल्ट खा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि पावर डिलीवर कितना कर रहा है। तो अगर ये 45 खा रहा है, यानी डिलीवर -45 कर रहा है। ठीक है, इसीलिए -45 है। ठीक है, बस वही चीज है। संजय जी का नाम माले ऊपरे यार, टॉप रैंकर में आग लेके संजीत कुमार आते ना। चलिए नेक्स्ट आइए। कैरी कैरी फ्लैग पर कि पैरिटी फ्लैग पर? कहाँ गया यार क्वेश्चन, कहाँ गया भाई? फिर से निकाला पड़ती यार। चलिए, ये हो गया।
अब चलिए किरचॉफ्स लॉ पे आइए। किरचॉफ्स लॉ में घुसे, स्टार्ट करें। अच्छा चलिए। हेरिस खाली है ना जी। चल, देखा क्वेश्चन देखा। किरचॉफ्स लॉ विल फेल, किस पे फेल कर जाएगा? लिनियर पे चलेगा, नॉन लिनियर पे भी चलेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड पे नहीं चलेगा। चलिए, किरचॉफ्स लॉ वैलिड खाली होता है किस पे? किरचॉफ्स लॉ वैलिड फॉर किसके लिए? लिनियर नॉन लिनियर दोनों के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए ना भाई, नॉन लिनियर लिनियर दोनों तो है ही है, डुअल नेटवर्क भी है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यानी कि सेकंड वाला बोथ लिनियर नॉन लिनियर। अब देखिए, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ करंट आई एक्स एंड वोल्टेज वी इन द सर्किट। ठीक है, अब यहाँ पे आई और वी का वैल्यू निकाल देना है। 3 IX है ना भाई। यहाँ पे नोडल लगा दीजिए। ठीक है, तो नोडल लगाएंगे तो 12/12 प्लस V0 प्लस 2। आई का वैल्यू आ गया 1। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई एक्स एंड वोल्टेज वी। वोल्टेज वी एक, एक हो गया, बस 12-V/2 प्लस 2 बस। अरे इसका दो इक्वेशन बनेगा यार, इक्वेशन से बनेगा, इसको छोड़िए, आगे बढ़िए थोड़ा। इसका दो इक्वेशन बनेगा नोडल एनालिसिस से। Algebraic sum of all voltage drop and EMFs in any closed loop of circuit is zero. This law is called, क्या कहते हैं इसको? Voltage law. Value of current I and voltage V2 in the following circuit. ठीक है, I और V2 निकालना है। V2, अरे यार उधर उधर दिमाग चल जा रहा है। सिंपल है, केवीएल लगाएंगे, इसमें आ जाएगा आंसर। 8 से 8 कैंसिल है। ठीक है, V2 बराबर 6। 6 है। करंट डिवीजन का
अरे 6 वोल्ट यहाँ से आ रहा है, इसका वैल्यू बराबर हो गया 6i। यहाँ पे माइनस प्लस है, तो प्लस ले लीजिए, माइनस ले लीजिए यहाँ पे 8i, और प्लस ले लीजिए 8i। आई बराबर 1, मतलब आई का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ वी का वैल्यू, V2 का वैल्यू 8 हो जाएगा। ठीक है, I2 I3 I3 डिटरमाइन द करंट, ईच ब्रांच में करंट निकालना है। ठीक है, तो 60 माइनस V0/7 प्लस V0/12 प्लस V0/6 प्लस V0/12 बराबर 0। हमसे 7 दे दिया है यार, साला 60/7 पॉइंट में आंसर आना चाहिए इसका। 12 12 7 6 42, 42 84, 12 6 72, 72 84 आ जाएगा। 7 9 70, 7 2 14, 12 7 84, 12 72 12 प्लस 12 6 72, 12 7 84, 7 मिनट 72, 14 कितना? 720 बटे कितना लो? डे। चलिए आगे बढ़िए। फाइंड द वोल्टेज V0 अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। ए पिन के दिए, अगर चार्ज में लगावा तो थोड़ा ओकरा वहां पे थोड़ा लगावा ना, दाना पापा के दाना, पापा ला हम खा ले, ई वाला लगावा ना वहां पे। करंट माइनस 0.5 I0, 0.5 I0 प्लस I0 प्लस -3, 1.5 I0 बराबर 3, I0 बराबर 2। तो 4 8 साले थे यार। बताओ, बनाओ ना। 24 से यहाँ से 6 हो जाएगा। ये खत्म हो गया, टाइम में खत्म हो गया तो। ठीक है।
ये सब क्वेश्चन आता नहीं है पर ठीक है। भले ही सब क्वेश्चन दिया है, प्रीवियस ईयर में एक को क्वेश्चन ये सब नहीं देखे हम। बनाया है सब लगभग सही है, जो बनाया है सब सही है। 5 को बनाया, पांचों सही है। पहल का तो बनावे गए थे, ये वाला तीसरा। पहला तो, हाँ पहला तो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर है, ये है। दूसरा का भी है ये आपका बोथ। ठीक है, तीसरा वाला ई नहीं बनाए थे। ठीक है। चौथा, चौथा वाला ई तो बनावे किए, किरचॉफ वोल्टेज, ये भी बनाया। इसका आंसर आया था, एक आठ आया था ना। हाँ, एक आठ आया था। इसका आंसर डी वाला आप बताएं बना के। ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन, चलिए आप बना लीजिए। 24, 24 सही है। ठीक है। फाइंड द वैल्यू भी, लेकिन देखिए ना, सिंपल सी बात बता रहे हैं, ये सब क्वेश्चन कहीं नहीं है। सुन रहे हैं मेरा बात? प्रीवियस ईयर में कहीं सब क्वेश्चन नहीं है। आठवां क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ वी इन सोन नेटवर्क। ठीक है। यहाँ पे नोडल लगा दीजिए, और क्या। ए पे नोड लगाएंगे, ए पे नोडल लगाएंगे, तो ए के थ्रू करंट जा रहा है। अगर हम माइनस यहाँ लेंगे तो -5 लेना पड़ेगा। ठीक है। प्लस v अपॉन 1 हो जाएगा, v अपॉन 1। यहाँ पे वोल्टेज v हो जाएगा, यहाँ पे v प्लस 2v बटा 1 बराबर 0। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2v और 2 4v बराबर 5। ठीक है। v बराबर 5/4। ठीक है। 5/4 के, हाँ तो देर तो आ ही रहा है। ठीक है। अरे यहाँ पे नोडल लगाइए ना, यहाँ पे इसका वैल्यू को भी मान लीजिए। रुकिए एक मिनट। हाँ मकान भैया, हेलो। आवी थियो। हाँ, पोलैरिटी उसका सेम है। जैसे जब सेम डायरेक्शन में, हाँ। हाँ आवी थियो अमरकांत भैया, आवी थियो तुरंत 5 मिनट में। चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, एक और बना लेते हैं। एक और बनाएंगे। अरे यार, ये सब क्वेश्चन को ठीक है, अगर पूछेगा भी तो आप बना लीजिएगा, सिंपल सा बात है। और एक आधे को क्वेश्चन है। हम ही कह रहे हैं ना कि ऐसा क्वेश्चन हमें खुद देखने नहीं किए प्रीवियस ईयर में, मतलब टेक्नीशियन तक में नहीं देखे हैं। अरे नेटवर्क का क्या हो गया भाई? तो सामने से गेटवा खुला है, तो नेटवर्क हुआ नहीं चल रहा है। चलिए आ गए हैं। ठीक है। आ रहा, आवाज आ रहा है। ये देख लिए। ये भी नेटवर्क थ्योरम का, इसमें भी खाली वही सब क्वेश्चन होगा। देख ले क्या इसको, कि ऐसी फंडामेंटल देखें। तो ये वाला, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, जब खुल गया तो देख लीजिए इसको।
ये है बड़ी का दूसर ही है। देखिए द नेट रिएक्टेंस इज आरएलसी सर्किट इज, बताइए। एक्सएल माइनस एस सी, वही होगा ना, रिएक्टेंस पूछ रहा है ना। रिएक्टेंस में रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू है, एक्सएल माइनस एक्सएल लिखा है, तो एक्सी का वैल्यू या एक्सएल का वैल्यू जो भी बड़ा होगा उसका टाइप का बिहेवियर हो जाएगा उसका। रिएक्टिव पावर इन एसी सर्किट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। ठीक है, रिएक्टिव पावर बोल रहा है। हाँ, वी आर एम एस, हाँ। In series RLC circuit, the impedance series RLC circuit, the impedance is खाली स्थान and current is खाली स्थान at resonance। रेजोनेंस पे पूछ रहा है इम्पीडेंस क्या होता है और करंट क्या होता है। तो इम्पीडेंस मिनिमम होता है और करंट मैक्सिमम होता है। अभी तो बताया था ना यार दोपहर में। अरे भाई साहब चलिए हम खोलेंगे उस पेज को फिर से। द मेन कॉज ऑफ लो पावर फैक्टर, लो पावर फैक्टर का मेन कॉज क्या है। द रिएक्टेंस ऑफ 2 हेनरी चोक कॉइल इज 100 हर्ट्ज इज, रिएक्टेंस पूछ रहा है कि 2 हेनरी है, ठीक है, चोक अ कॉइल एट 100 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज पे कितना होगा। 2 पाई एफ एल 200 पाई इंटू 400 पाई, 400 पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 इंटू 3.14, चरती 1200 के लगभग 1256 हो। एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू कितना होता है साइनसॉइडल वेव का, बताइए। वी एम बाई पाई होता है ना, वी एम बाई पाई यानी ई एम बाई पाई हो जाएगा, ई मैक्स बाई पाई। साइनसॉइडल है ना, तो साइनसॉइडल का टाइम पीरियड देखिए ना कितना होता है। साइनसॉइडल का टाइम पीरियड होगा 180 होगा ना यार। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का 180 होता है ना, 180 दूनी 360, 2 पाई हो जाएगा। पाई का वैल्यू 180 ना, पाई बराबर 180 ना, 2 पाई बराबर 360, 90, 180, 270, 360, ठीक है। पीक फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, पीक फैक्टर किसको बोलते हैं। आरएमएस टू पीक वैल्यू, वी बराबर इतना है, आई बराबर इतना है, तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी इतना है, इम्पीडेंस, सप्लाई फ्रीक्वेंसी और इम्पीडेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, 90, हाँ 45 हर्ट्ज, ठीक है। इम्पीडेंस क्या होगा, रजिस्टिव होगा कि इंडक्टिव होगा, रजिस्टिव इंडक्टिव होगा। वी बराबर इतना है, माइनस है, माइनस है यानी कि लैगिंग पावर फैक्टर है, लैगिंग पावर फैक्टर है। तो लैगिंग पावर फैक्टर में क्या होता है, रजिस्टिव होता है, इंडक्टिव होता है, यानी रजिस्टिव इंडक्टिव हो जाएगा। हाँ, अरे हाँ, क्या चीज अगला, साइनसॉइडल वेव फॉर्म, फॉर्म फैक्टर बोल रहा है। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आरएमएस बाई एवरेज, वी आरएमएस बाई वी एवरेज, वी एम बाई रूट टू, वी एम बाई पाई, वी एम से वी एम कट जाएगा, रूट टू पाई, 3.1, हाँ 0.7 सतिया 21, हाँ, देखिए, दे, निकालो नहीं हम, आप लोग इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं तो मार दिए।
रूट 2 का वैल्यू कितना होता है? 0.414 होता है ना। 4/12। ये लगभग ठीक है लग रहा है। 3 मिनट टाइम है। 4/12, हाँ लगभग ठीक है। वही होना चाहिए। द एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय प्योरली इंडक्टिव लोड इज ऑलवेज, क्या होगा बताइए? एवरेज पावर एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय अ प्योरली इंडक्टिव लोड। प्योरली इंडक्टिव लोड है। अच्छा, प्योरली इंडक्टिव बोल रहा है ना? हाँ सही बात है। तो प्योरली इंडक्टिव में रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 हो जाएगा, और रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो पावर किसी तरह से डिसिपेशन करेगा नहीं। बस बस बस, वो भी एकदम सही लॉजिक लगा दिया। देखा ही है, अब हम कैसे बताइए? तो टेक्स्ट बुकवा ना बताता है। एक आध गो गला को गलती हो गया। 4 गो गलती हो गया यार। मैं 4 गो गलती हली। कॉन्फिडेंस में गलती मार दिलू ना। And reactive power in AC circuit is given by a reactive power। हम्म, हम बनावित कैसे ही है? टू ई मैक्स बाई पाई होता है एवरेज वैल्यू। ये दूसरा गलत हुआ था। दूसरा में रिएक्टिव पावर जो होता है ना, VRMS IRMS इंटू साइन पाई होता है। एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर, इसका वैल्यू होता है 2 E max/पाई। रियल और अपेरेंट पावर होता है। एक पावर ट्रायंगल होता है ये। 7वां क्वेश्चन का ये। पीक फैक्टर, एवरेज वैल्यू टू RMS वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू टू RMS वैल्यू। ये कैसे गलती कर दिया भाई? हाँ हो तो गया ही तो। 8वें तक था। 4 गलत था ना, बाकी सब। ये तो यही था। 10वां का 0 था।
हम्म रजिस्ट्री वैसे हो गया है। देखिए, कहाँ कहाँ लैगिंग लीडिंग में गलती हुई देखिए ना। इन 95 माइनस पाई माइनस सिक्स है ना, और यहाँ भी पाई माइनस सिक्स है। तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में है। इसमें लैग लीड हो कहाँ रहा है? अगर ये पाई माइनस सिक्स जो था, इससे ही आगे पीछे रहता तब। नहीं नहीं नहीं, उसमें अरे जैसे क्वेश्चन पढ़ने में भी तो गलती हो सकता है भाई मेरे। ठीक है, उस समय देखिए क्या कॉन्फिडेंस में हमारे बताते हैं, देखिए। देखिए ना, देखिए ना, देखिए ना। वी वी बराबर कुछ भी यहाँ दिया हुआ है। वी एम साइन, ठीक है, ओमेगा टी, ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी है। हम उन्हीं का क्वेश्चन, वही उन्हीं का क्वेश्चन का बता रहे हैं भाई, उन्हीं का क्वेश्चन का बात बता रहे हैं। जैसे देखिए, अगर v का वैल्यू है वी एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस सिक्स, ठीक है। i का वैल्यू है सेम चीज, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस पाई बाई सिक्स, ठीक है, ठीक है। तो अब बताइए, अगर ई अगर वोल्टेज का वेव फॉर्म है, रुकिए एक मिनट। आ गलो समझ में? क्वेश्चनवा जो हले से समझ में आ गल ना ना? वो ठीक बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। क्वेश्चन को उचित है, समझ में आ गया। ठीक है। अभी देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि v का वैल्यू देखिए, ओमेगा टी के साथ पाई माइनस सिक्स है, और करंट भी जो है ओमेगा टी के साथ पाई माइनस सिक्स है। तो हमको बताइए कि अगर ये करंट ऐसे ऐसे चल रहा होगा, तो इसी के ऊपर ऊपर ना करंट चल रहा है। अगर ये पाई माइनस सिक्स है, इसके इससे ही आगे रहता, इससे ही आगे रहता तो लीडिंग पावर फैक्टर हो जाता। अगर इससे ही पीछे हो जाता, तब ना लैगिंग पावर फैक्टर होता। वही चीज हम बोल रहे हैं, समझ गए? यही चीज में ओवर कॉन्फिडेंस में क्या, ओवर कॉन्फिडेंस में पाई माइनस सिक्स देखिए और वी और आई को मिलाना रहता है। तो वी और आई को मिलावे नहीं किया हम लोग। यहाँ वी और आई दोनों तो सेम फेज में ना आ गया, पाई माइनस सिक्स पाई माइनस सिक्स। अब समझ गए? वही चीज, समझ गलती हाथ।